नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। मैं डीके मिश्रा। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सीटेट 2026 जो सितंबर में होने वाला है। जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि मैं सीटेट सितंबर का जितना भी मैथ्स का पोर्शन है और साइंस का पोर्शन है उसको मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड 96 पे, और आपको वेबसाइट पे infinitymind.online पे आपको ये फ्री बैच के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का पूरा पोर्शन। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। नंबर क्या होते हैं, मतलब संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं, नंबर कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। कुछ हमारे भाई लोग हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम से होंगे, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते चलूंगा ताकि किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो आपके डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया और जितने भी हेल्प डेस्क हैं सारे आपको अवेलेबल रहेंगे, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। संख्या होता क्या है, या फिर इंग्लिश में जो बात करते हैं उनको बोलते हैं नंबर। इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अब सबसे बेसिक बात, संख्या होती क्या है, संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, संख्या किसको कहते हैं? देखो, संख्या बेसिकली हम जिसके अंडर में किसी चीज का मापन करते हैं, किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वही हमारा संख्या है। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग एक नंबर बोलते हैं 1 या 1, 2, 3। एक्चुअल में 1, 2, 3 क्या है? किसी चीज का मापन है, किसी की क्वांटिटी है, किसी का मेजरमेंट है। अगर हम किसी वस्तु की बात करें, अगर हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो मतलब वो एक वस्तु की बात हो रही है। अगर हम किसी पदार्थ की बात करते हैं, अगर वह पदार्थ तरल है, अगर वह पदार्थ कैसा है? तरल है, तो मतलब एक हम किसकी बात करें? 1 लीटर की बात करेंगे, है कि नहीं? अगर वही पदार्थ आपका ठोस है तो मतलब हम 1 किलोग्राम की बात कर रहे होंगे, ठोस होगा तो हम 1 केजी की बात कर रहे होंगे, है कि नहीं? अगर इसी 2 के बारे में बात करें तो 2 भी इसी तरह से है, 2 लीटर या फिर 2 किलोग्राम। या रुपए की बात करें, 2 रुपए, या कुछ लोग जगह ऐसा भी लिखा गया होता 2 रुपए, कुछ ऐसा ही होता है। मतलब संख्या क्या है? किसी प्रकार के मापन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी के मापन को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? संख्या बोल रहे हैं। बहरहाल हमारे एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में इसकी परिभाषा या इसका कुछ पूछा नहीं जाएगा। जो भी सवाल बनेंगे, जो भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके, इसके प्रकार से, इसमें जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या अन्य इसके जो भी फॉर्मेशन है उनके बारे में डिस्कस करना है, उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं संख्याओं के प्रकार पे। किस पे आते हैं? संख्याओं के प्रकार पे। संख्या कितने प्रकार की होती है और सबसे पहली संख्या कौन सी है? सबसे पहली संख्या कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली संख्या जिसको हमको पढ़ना है वो है हमारा क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब भाइयों, नेचुरल नंबर क्या है? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राकृतिक। प्राकृतिक शब्द से जुड़ा हुआ है क्या? प्रकृति। क्या जुड़ा हुआ है? प्रकृति। मतलब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ बात यहां पे हो रहा है। कुछ चीज तो ऐसी है, कुछ बात तो ऐसी है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, और जो प्रकृति से जुड़ी हुई है वह संख्या में बात की जा रही है। मतलब वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुछ इस तरह से, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टाइप का है। कुछ ऐसा है। प्राकृतिक संख्याएं
कुछ ऐसी हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या इनको क्यों कहा गया। अगर ध्यान दें, 1 2 3 4 से लेके 9 तक ऐसी संख्याएं हैं जिनके बारे में आज तक कोई प्रमाण नहीं रहा कि ये आई कहां से, इजाद कहां से हुई। आप अगर हिंदू नंबर सिस्टम में देखेंगे तो वहां भी ये पहले से लिखी हुई है। आप इटैलिक नंबर सिस्टम में देखेंगे वहां पर भी लिखी है। आप बेबीलोन सभ्यता जो थी वहां पर भी कुछ इस तरह से आपके सिंबल फॉर्म किए गए थे ना। ये 1 का सिंबल था, इसी को 2 बार बना दो, ये 2 का सिंबल था, ठीक है। इस तरह से बना दो, ये 10 का सिंबल था, कुछ इस तरह के सिंबल थे। मतलब 1 से लेके 9 तक के नंबर कहां से आए इसका कोई प्रमाण नहीं था। और जब इसका कोई प्रमाण नहीं था तो इसका नाम क्या रखा, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं बेसिकली क्या है, 1 से 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इनको हम अनंत तक कहते हैं। क्यों, बाद में हमारे पास 0 भी आ गया था। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये संख्याएं पूरी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। मतलब जिनकी शुरुआत 1 से हो रही हो वह संख्या कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरी अगर संख्या की बात करें, दूसरी संख्या हमारी क्या होती है, होल नंबर। कौन सी संख्या, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या यहां पे बोलने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या बोलने का तात्पर्य क्या है। पूर्ण संख्या बोलने का तात्पर्य इतना है कि मतलब इसके पहले जिसके बारे में भी बताया गया उसमें कुछ अपूर्णता थी, कुछ अधूरा था, कुछ आधा अधूरा था, कुछ रह गया था। तो इसी वजह से जो दूसरी संख्या बनी वो कौन सी संख्या बनी, पूर्ण संख्या बनी। और पूर्ण संख्या कब बनी, जब आर्यभट्ट जी ने हमको क्या दे दिया, 0 दे दिया। जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। ये एक बहुत फेमस, बहुत पुराना गीत है कि जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो आर्यभट्ट ने हमको क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो अब हमारी संख्या की शुरुआत कहां से होने लगी, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सुवान आगे बढ़ते चले जाओ। समझ में आ रही बातें, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ठीक है। इतना समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर मतलब जो प्रकृति से द्वारा हमको प्रदत्त हो, जो प्रकृति के द्वारा हमको दी गई हो, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी कहां से आई, वो हमारी प्राकृतिक संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या, वह संख्या जो कभी अधूरा था और पूरा हुआ, मतलब 0 के मिलने से पूरा हो गया, तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या के बाद हमारे पास तीसरी संख्या आती है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, अब इंटीजर नंबर क्या है, मतलब इंटीजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अब यहां तो भाई पूर्ण हुआ, अब पूर्णांक की बात होगी, मतलब पूर्णांक किसी अंक का पूरा अंक मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक की बात होने का मतलब क्या हुआ, दुनिया में अगर कोई धनात्मक चीज उपस्थित है तो उसका ऋणात्मक भी उपस्थित है, मतलब किसी का पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी उपस्थित होगा, उसका नेगेटिव भी उपस्थित होगा। तो पूर्णांक संख्या में कौन सी संख्या आई, माइनस इन्फिनिटी मतलब अनंत से लेकर सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन कहां तक, प्लस अनंत तक की संख्याएं शामिल की गई। इंटीजर संख्या मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को शामिल किया गया। अब बात आती है, सर ये तो पूरी संख्या ऋणात्मक हो गई, ये पूरी संख्या धनात्मक हो गई, तो ये शून्य कौन सी संख्या है।
धनात्मक है या ऋणात्मक? भैया शून्य ऐसी संख्या है जो कि ना धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ना ही ऋणात्मक। मतलब धनात्मक ऋणात्मक में से कुछ भी नहीं है। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो ऋणात्मक संख्या है। समझ में आ रही बातें? शून्य ना तो धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है। बाकी शून्य के दाईं तरफ क्या है? सब धनात्मक संख्याएं हैं और शून्य के बाईं तरफ सब क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? क्लियर है भाई? जिसको नोट करना नोट करते चलो, हम सिखाते चलेंगे, समझाते चलेंगे। आप वीडियो को रोक के वहां पॉज करके आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ें। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने सीखा कि पहली संख्या हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या हमने सीखा पूर्ण संख्या और तीसरी संख्या हमने सीखा क्या? पूर्णांक संख्या। अब बात आती है सर, कभी कभी हम सम संख्याओं की भी बात करते हैं, कभी कभी हम सम संख्या की भी बात करते हैं, ये क्या होती है? कभी कभी हम विषम संख्या की बात करते हैं, ये क्या होता है? ठीक है, कभी कभी हम सम संख्या की बात करते हैं, कभी कभी विषम संख्या की बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम धनात्मक संख्या की बात करते हैं, धनात्मक संख्या की बात करते हैं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? कभी कभी हम ऋणात्मक संख्या की बात करते हैं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब हमारे पास ये चार कैटेगरी हो गई, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब बात करते हैं कि सम संख्या क्या होती है। वैसे अगर इनको तो बेसिकली बोला जाता है वह संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए, वह संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए वह सम संख्या होती है। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की जितनी संख्याएं होती है वो सब क्या होती हैं? विभाज्य संख्याएं होती। परंतु सवाल ये बनता है कि शून्य किस कैटेगरी में रखेंगे। अब विषम संख्या जो नहीं विभाज्य हुई, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अब सवाल इस पे आके फंस जाता है, ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, दोनों नहीं है, पूर्ण भी है पूर्णांक भी है, क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या? तो शून्य को हम सम संख्या के अंदर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि शून्य किसी के पीछे, अभी देखो इसकी थ्योरी तो थोड़ी सी अलग है कि क्यों शून्य को सम संख्या में रखते हैं। बस इतना समझो, शून्य जहां पर भी लगता है वह 2 से विभाजित हो जाता है, वह 2 से विभाजित हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम क्या करते हैं? सम संख्या में रख देते हैं। अब बात आती है धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं और ऋणात्मक संख्याएं कौन सी हैं। तो जो संख्याएं अभी हम लोगों ने पूर्णांक संख्या में पढ़ा, शून्य के जो दाईं तरफ की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं थी, ये क्या थी? धनात्मक संख्याएं। और जो शून्य के बाईं तरफ थी -1, -2, -3, -4 ये सभी संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमारे जो सवाल बनते हैं, सवाल किस तरह से और कहां से बनाए जाएंगे, किस प्रकार के बनाए जाएंगे, थोड़ा उस पर हम प्रकाश डालते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है। अब पूछा जाएगा, अब सबसे पहले एक हम बनाते हैं ग्राफ, या उसको बोल सकते हैं वेन डायग्राम। सबसे पहले हमारा प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इस तरह से संख्याएं थी।
ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। अगर ध्यान दो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगला था हमारा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में नंबर शून्य से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 सुवन। मतलब अगर हम इसमें शून्य इन्वॉल्व कर दें, अगर हम शून्य इन्वॉल्व कर दें, 0 1 2 3 4, ये संख्या कौन सी संख्या बन जाएगी? ये संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। मतलब क्या निकल के आया इसका कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वह पूरी तरह पूर्ण संख्या में समाहित है। जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वो पूरी तरह से पूर्ण संख्या में समाहित है। इसी तरह अगर हम इसके साथ, ये तो पूरा सर्कल आपका धनात्मक हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम दाईं तरफ जाएंगे शून्य के, वो सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और शून्य के अगर बाईं आएंगे तो ऋणात्मक होता है। लेकिन वो कब होता है? जब हम पूर्णांक में आते हैं। मतलब शून्य के बाईं तरफ के नंबर को अगर हम इन्वॉल्व कर दें, अगर इनको भी लिख दिया जाए, तो ये संख्या क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या भैया? पूर्णांक संख्या बन जाती है। अब जब धनात्मक और ऋणात्मक सब इन्वॉल्व हो गए तो कौन सी संख्या बन गई? ये पूर्णांक संख्या। अब फिर यहां से भी एक संदेश जाता है कि भैया पूर्णांक संख्या क्या करता है? अपने अंदर प्राकृतिक संख्या और अपने अंदर पूर्ण संख्या दोनों को समाहित रखता है, दोनों को अपने अंदर समाहित रखता है, दोनों को अपने अंदर कंटेन करता है। क्लियर हुई बातें? इतनी चीजें समझ में आ रही सबको? डन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसके आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अगली संख्या हमारी कौन सी है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। इसके बाद अगली संख्या हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दो संख्याएं हमको पढ़नी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पे Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। मतलब पूर्णांक होने का सेंस क्या है? चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो, परंतु शून्य कौन नहीं हो सकता? आपका Q शून्य नहीं हो सकता। कौन शून्य नहीं हो सकता? Q आपका शून्य नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर में रखी जाती हैं। अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्या ऐसा है कि वो परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो पहले तो हम डिसाइड करें परिमेय संख्या को हम पहचानने की कैसे, कौन कौन परिमेय संख्या हो सकती है, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या है, जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या है। अतः इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक और सर्कल इसके ऊपर बना दें, इसके ऊपर एक वृत्त और बना दें और इसमें लिख दें P/Q टाइप की जितनी संख्याएं हैं सब यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगी, साथ में इनके अंदर में और जितने हैं सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन परिमेय संख्या के आने से एक संख्या और उपस्थित हो जाती जिसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या? दशमलव संख्या।
परिमेय संख्या के आने से एक और संख्या का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एक संख्या और शामिल हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख रहे हैं तो संभवतः हो सकता है वह दशमलव के रूप में बनाई जा सके। जैसे 2/5 को अगर लिखें तो 0.4 लिखा जा सकता है। 2/5 को अगर हम लिखें तो 0.4 लिखा जा सकता है। अब यहां से एक सवाल और उत्पन्न होता है, जैसे नंबर लाइन का भी सवाल उत्पन्न होता है जो क्लास 6-7 में सिखाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। वैसे संख्या रेखा का हमारे इस सिलेबस में कोई उपयोग नहीं है, बस एक पॉइंट समझाने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने खींचा एक संख्या रेखा, मैंने एक संख्या रेखा खींच दिया, थोड़ा सा मिटाते हैं। मैंने एक संख्या रेखा खींचा, यहां से बनाते हैं। संख्या रेखा मैंने एक खींचा यहां पे, ये यहां पे हमने रखा 0, यहां पे रखा -1, यहां पे रखा -2, यहां पे रखा 1 और यहां पे रखा 2। ठीक है, अभी तक ध्यान दो, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर दो लगातार किसी प्राकृतिक संख्या को लिया जाए, जैसे ले लूं 1 और 2, दो लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो इनके बीच में क्या कोई संख्या इन्वॉल्व होगी? अगर कोई पूर्णांक संख्या है 1 और 2 तो क्या इनके बीच में कोई संख्या होगी? या अगर कोई पूर्ण संख्या 1 और 2 है तो क्या इनके बीच में कोई तीसरी संख्या आ सकती है? तो भैया जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कब तक? जब तक यह संख्या पूर्णांक संख्या है। आपसे सवाल पूछा जाए, क्या दो लगातार संख्याओं के बीच में, क्या दो लगातार पूर्णांक संख्याओं के बीच में कोई तीसरी संख्या आ सकती है? दो लगातार पूर्णांक का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 3, 4, 5, 7, 11, 12, इनके बीच में क्या तीसरी संख्या आ सकती है? भैया जवाब होगा नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इनके बीच में दशमलव नहीं आया था अभी तक। दशमलव कहां से आना शुरू हुआ? दशमलव आना शुरू हुआ परिमेय संख्या से। जब हम P/Q के रूप में लिखना शुरू कर लेते हैं तब। कब से शुरू होता? जब P/Q के रूप में लिखना शुरू कर दिए तब हमारे पास दशमलव आया, और जब दशमलव आया तब दो लगातार संख्याओं के बीच में तीसरी संख्या आने की शुरुआत होगी। अब बात है कि दो लगातार संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आ सकती है? कब? जब दोनों संख्याएं परिमेय हो, जब दोनों संख्याएं परिमेय हो। अब देखो कितनी संख्या आ सकती, खोजते हैं। अब बात करते हैं 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो अगर वैसे करें तो देखो 0 है ये, अगली संख्या 0.1 लिख सकता हूं, 0.2 लिख सकता हूं, 0.3 लिख सकता हूं। इस तरह से 0.9 तक लिखूंगा, उसके बाद हम कहां पहुंच जाएंगे? 1 पर पहुंच जाएंगे। लिख सकते हैं, मतलब 0 से 1 तक हमको कितनी संख्याएं मिली? 9 संख्याएं मिली। परंतु कोई ऐसा सवाल उत्पन्न कर दे यहां पे कि हम 0 से लेके 0.1 के बीच संख्या चाहते हैं, अब कितनी संख्याएं आएंगे? फिर से हम क्या करेंगे? 0.01 करेंगे, 0.02 लिखेंगे, इसी तरह 0.09, फिर से हमारे पास 9 आए। अब फिर से कोई सवाल करे, हमको 0.01 में नहीं चाहिए, हमको 0 से लेके 0.01 के बीच में चाहिए। कहाँ चाहिए? 0.01 के बीच में चाहिए। मतलब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मतलब अगर ध्यान दें तो इस तरह से हमारे पास कितनी संख्याएं मिल जाएंगी? अनंत संख्याएं मिल जाएंगी। कितनी संख्याएं मिल जाएंगी? अनंत संख्याएं मिल जाएंगी। तो मतलब क्या निकल के आया? इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि परिमेय संख्या जब इन्वॉल्व होगी,
जैसे परिमेय संख्या आएगी तो दो लगातार संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी? अनंत संख्याएं। कितनी संख्याएं? अनंत संख्याएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। कितनी संख्याएं हो जाएंगी भाई? अनंत संख्याएं। समझ में आया? तो परिमेय संख्या आते ही कौन इन्वॉल्व होगा? दशमलव का इन्वॉल्वमेंट होगा। दशमलव उसमें एंट्री मार लेगा, और जैसे दशमलव एंट्री मारेगा दो लगातार संख्याओं के बीच में अनंत लोग उपस्थित हो जाएंगे। कितने लोग उपस्थित हो जाएंगे? अनंत लोग उपस्थित हो जाएंगे। मतलब परिमेय संख्या किसको किसको अपने अंदर में कंट्रोल रखेगा? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को, और इन सभी को अपने अंदर में कंट्रोल रखेगा। साथ में दशमलव का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां दशमलव का इन्वॉल्वमेंट हुआ, दशमलव यहां उपस्थित हुआ, जब यहां दशमलव आ जाएगा तो भाई और क्या क्या आ सकता है? कैसे कैसे हम पता करेंगे कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं है? पहला पॉइंट, जिन संख्याओं को हम विभाजित कर सकें, जैसे 2 दूना 4, क्या बन गया? 2/1 बराबर क्या हुआ? ये पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक कोई संख्या बन गई। क्या बन गई? पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक में से कोई संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये है कि अगर ऐसा होता है तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब धनात्मक परिमेय होगा या ऋणात्मक परिमेय, या इस पे आधारित होगा, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर कोई संख्या ऐसी लिखी है, जैसे मैंने लिखा 5/2, तो 5/2 को सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये देखो, ध्यान से देखो, यहां तक तो हमारे पास पूर्ण पूर्णांक और प्राकृतिक था, लेकिन जब दशमलव लग गया तो यह संख्या हो गई दशमलव। और जब यह संख्या दशमलव संख्या हो गई तो अब यहां पे शर्त आती कि परिमेय है कि नहीं? हाँ, परिमेय कब होगी? जब दशमलव के बाद कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। दशमलव के बाद कोई संख्या पूर्णतः अगर विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। वह संख्या कौन सी संख्या बन जाएगी भैया? परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद कहीं भी जाके, मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं दशमलव के तुरंत बाद ही विभाजित हो जाए, जरूरी नहीं है। अगर वह दशमलव के 2, 4, 6, 10 अंक बाद विभाजित होती है, जैसे मैंने लिख दिया 3.718254542, यहां आके विभाजित हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दशमलव के बाद कहीं जाके पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तीसरा बिंदु हमारा क्या है? तीसरा बिंदु है, अगर कोई संख्या, कोई p/q की संख्या जहां पे q 0 ना हो, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाए? आवर्ती हो जाए। दशमलव प्रसार की क्या हो जाए? प्रसार में आवृत्ति हो जाए। दशमलव प्रसार में आवृत्ति हो जाए भाई। आवृत्ति हो जाए का सेंस क्या हुआ? जैसे मैंने लिखा 10/3, 10/3 क्या बनेगा? 3.333, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मतलब 10/3 में 3.3333 की आवृत्ति हो। किसकी आवृत्ति हो गई? 3 की आवृत्ति हो गई। अब 3 की आवृत्ति हो गई तो यह संख्या भी किस में गिनी जाएगी? परिमेय संख्या में गिनी जाएगी भैया। किस में गिनी जाएगी? परिमेय संख्या में गिनी जाएगी। तो मतलब क्या क्या निकल के आया? पूर्णतः विभाजित हो जाए, दशमलव के बाद कहीं जाके पूर्णतः विभाजित हो जाए। तीसरा, विभाजित ना हो परंतु आवृत्ति हो जाए। विभाजित ना हो परंतु क्या हो जाए? आवृत्ति हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी।
क्लियर नाउ? चलिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, जिन्होंने नोट नहीं किया हो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अगले बिंदु पर आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं कि और कौन सी संख्या को हम परिमेय संख्या के अंदर में रखेंगे, और किन किन संख्याओं को परिमेय संख्या के अंदर में हम रखने वाले हैं। चलिए भाई, चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा? चौथा पॉइंट यहां पे हमने क्या बताया? संख्या ऐसी हो जो विभाजित ना हो परंतु दशमलव के बाद अंक की आवृत्ति हो जाए, किसी अंक की आवृत्ति हो जाए। अब यहाँ पे कभी कभी सवाल पैदा होता है, सर क्या जरूरी है कि एक ही अंक की आवृत्ति हो या एक ही संख्या बार बार रिपीट कर? नहीं, मस्ट नहीं है। चौथे पॉइंट से पहले इसको हम समझ लेते हैं। हो सकता है ये संख्या कुछ ऐसी 2.464646 की तरह आवृत्ति में हो सकता है 7.392 किसी समूह के साथ आवृत्ति कर जाए, समूह के साथ क्या कर जाए? आवृत्ति कर जाए। जरूरी नहीं कि एक ही संख्या आवृत्ति में हो, बस शर्त क्या है? पूर्णतः विभाजित ना हो परंतु आवृत्ति हो। पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो परंतु आवृत्ति हो जाए, आवृत्ति हो जाए। अब आवृत्ति कैसी हो? चाहे सामूहिक आवृत्ति हो, चाहे एक ही संख्या एक ही अंक की आवृत्ति हो जाए, दोनों दशा में, दोनों कंडीशन में वो कौन सी संख्या के अंदर में आएगा? परिमेय संख्या के अंदर में आएगा। कौन सी संख्या के अंदर में आएगा? परिमेय संख्या के अंदर में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसकी संख्या के अंदर में आएगा? परिमेय संख्या के अंदर में आएगा। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन, जिन संख्याओं को, जिस संख्या का वर्गमूल या घनमूल प्राप्त हो सके, घनमूल प्राप्त हो सके, प्राप्त हो सके, वह संख्या भी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या कहलाएगी। वह संख्या भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात आती है भैया वर्गमूल या घनमूल। हाँ, वर्गमूल या एक साथ नहीं कि एक ही संख्या का वर्गमूल भी निकालो और घनमूल भी निकालो, ऐसा नहीं मैंने कहा। या चाहे किसी संख्या का वर्गमूल संभव हो जाए या किसी संख्या का घनमूल संभव हो जाए। जैसे मैं लिखूं 4 का वर्गमूल बताओ, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा भैया? 2 हो जाएगा। 27 का घनमूल बता दो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मतलब 27 भी आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है और 4 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या, जिन संख्या का वर्गमूल या घनमूल प्राप्त हो सके वो भी परिमेय संख्या के तहत रखी जाएंगी। लेकिन ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल घनमूल पूर्णतः नहीं मिल सकता, जैसे √3, इसका हमको वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो √3 मतलब √3 जो है यह संख्या परिमेय संख्या के अंडर में नहीं आएगी, यह परिमेय संख्या के तहत नहीं आएगी। क्लियर? तो समझ में आया क्या बताया मैंने परिमेय संख्या के बारे में? पहला बिंदु हमने बताया कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, पहला बिंदु बताया पूर्णतः विभाजित हो जाए तो परिमेय संख्या। दूसरा, दशमलव के बाद कहीं जाके विभाजित हो जाए, दशमलव के पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर कहीं पर भी जाके विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हो जाती है। तीसरा, P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दशमलव प्रसार में पूर्णतः विभाजित तो ना हो परंतु किसी संख्या की या किसी संख्या समूह की, किसी अंक समूह की आवृत्ति हो जाए, किसी अंक समूह की या किसी अंक की क्या हो जाए? आवृत्ति हो जाए, तब भी वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है।
अगला पॉइंट, जो चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया, जिस संख्या का वर्गमूल या घनमूल प्राप्त हो सके, जिस संख्या का वर्गमूल या घनमूल प्राप्त हो सके, वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर नाउ? किसी को किसी प्रकार का डाउट? भाई जिसको नोट करना हो फटाफट नोट कर लो। क्लियर? चलिए मिटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्या क्या क्या समझ में आ गया? परिमेय संख्या हमारा हो गया। अब आते हैं हमारी अगली संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है, जो परिमेय नहीं होगी वही संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। जैसे अभी सबसे लास्ट में हमने √3 लिखा था। √3 जिसका हम वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते, मतलब पूरी तरह से पूर्ण या पूर्णांक रूप में वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वह संख्या क्या है? √3 थी। √2 भी होगा, √5 भी होगा। ये सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याओं के अंदर में आएंगे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या? जो संख्याएं परिमेय नहीं। बेसिकली अगर हम ध्यान दें अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो हमारे परिमेय संख्या नहीं हो सकती, मतलब जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ये सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। अब हम कुछ इनके महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। जैसे सबसे पहले अगर इनके जोड़ने पर आए, अगर हम इनके जोड़ने पर आए, जोड़ने पर, किनको जोड़ने पर? अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय से परिमेय को जोड़ते हैं। किससे? परिमेय से परिमेय। तो परिमेय से परिमेय में जब हम जोड़ रहे होंगे, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी हमको। कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। अगर एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ दी जाए तो आने वाला जवाब या आने वाला उत्तर कौन सी संख्या होगी? परिमेय या परिमेय। अगर किसी परिमेय से परिमेय को घटाया जाए तब भी हमको कौन सी संख्या मिलती है? परिमेय संख्या ही मिलेगी। परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब ध्यान दो, इसी तरह अगर हम गुणा करें, इसी तरह अगर हम भाग करते हैं परिमेय संख्या के लिए, तो सबका जवाब क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगी। अब सोच रहे होंगे जब सर सब परिमेय ही संख्या होनी है तो आप इसको बता ही कहाँ रहे हो? भाई बता इसलिए रहे हैं कि अभी थोड़ा सा गेम इसमें बदलेगा। क्या बदलेगा? अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ काम करना शुरू करें। अभी तो हमने परिमेय से परिमेय के साथ काम किया, अब हम बात करते हैं अगर अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ें। अपरिमेय को अपरिमेय, यहां से देखो गेम बदल जाएगा भाई। अपरिमेय से अपरिमेय को, अगर अपरिमेय से अपरिमेय को जोड़ें, अगर अपरिमेय से अपरिमेय को जोड़ दें तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय मिलेगा या कुछ और बदल सकता? चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 + √3, 2 + √3, यह संख्या क्या है?
यह संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय में किसी परिमेय को जोड़ोगे तो वह संख्या भी क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। अब इसी में हम क्या करें, किसी एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, परिमेय आएगा। या हमने 2 माइनस अंडर रूट 3 लिखा, यह एक संख्या है जो कि अपरिमेय है, जो कि क्या है? अपरिमेय है कि नहीं है? दूसरी संख्या हमने अंडर रूट 3 लिखा, यह भी क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ा, हमको सिर्फ क्या मिलेगा? यहां से 2 बच जाएगा। यह क्या हो गई? परिमेय हो गई। मतलब परिमेय को परिमेय के साथ काम करेंगे तो परिमेय संख्या आएगी, घटाएंगे तब भी परिमेय संख्या, समथिंग समथिंग, हर जगह परिमेय आएगा। लेकिन अगर अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं तो हम कह नहीं सकते परिमेय आएगा अपरिमेय आएगा। कह सकते हैं अगर अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ दें तो क्या हम इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय? अगर हम इनको घटा दें तो क्या हम यह कह सकते हैं यह संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? अगर हम घटाने की बात यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ माइनस कर दूं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों अपरिमेय संख्याओं को हमने घटा दिया तो क्या आएगा? फिर से परिमेय आ गया कि नहीं आ गया? और अपरिमेय भी आ सकता, अगर हम इसको माइनस कर दें, अगर हम इसको माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो सकता है? अपरिमेय हो सकता है। तब हमारे पास क्या आएगा? 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यह संख्या अपरिमेय हो गई। हुई कि नहीं हुई? मतलब अगर हमारे पास परिमेय से परिमेय को जोड़ा जाए तो सब परिमेय आएगा, लेकिन अपरिमेय से अपरिमेय के साथ प्लस माइनस गुणा भाग सब अपने आप में प्रश्न चिन्ह के साथ आएगा। ये परिमेय होगा कि नहीं होगा, इसमें सस्पेंस रहेगा, इसमें ऐसी संभावना बनी रहेगी कि यह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परंतु अगर किसी परिमेय को किसी अपरिमेय के साथ कोई भी प्रक्रिया कराओगे, परंतु किसी परिमेय को किसी अपरिमेय के साथ कोई भी प्रक्रिया कराओगे, उसका जवाब हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। मैं इधर लिख देता हूं, परिमेय से अपरिमेय। तो अब अपरिमेय से परिमेय, परिमेय से अपरिमेय कोई भी हो, ठीक है। पहला क्या हमने समझा? परिमेय से परिमेय के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो हमारे पास सब क्या आएंगे? परिमेय संख्याएं आएंगी। इस प्रकार के सवाल पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार इसको इंडिकेट कर रहा हूं। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल टाइप के मैथमेटिक्स के पूछे गए हैं, अर्थमेटिक में थ्योरेटिकल टाइप पूछे गए। लेकिन अगर अपरिमेय को अपरिमेय के साथ चाहे प्लस करोगे, चाहे माइनस करोगे, चाहे गुणा करोगे और चाहे भाग करोगे, इसमें परिमेय स्लैश अपरिमेय दोनों आने के चांस बने रहेंगे। परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। क्लियर इतनी बातें? परंतु अगर परिमेय के साथ अपरिमेय या अपरिमेय के साथ परिमेय का जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, सभी स्थिति में जवाब सिर्फ क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब बोलोगे सर कैसे होगा? कोई भी परिमेय ले लो, परिमेय संख्या कहीं से भी आप ले लोगे, परिमेय संख्या कुछ भी ले लोगे, जब अपरिमेय संख्या के साथ काम करोगे। अपरिमेय संख्या क्या है? ना तो विभाजित हो, शायद हम इसको बताने को भी भूल गए, ना तो विभाजित हो ना आवृत्ति हो, ना विभाजित हो ना आवृत्ति हो, वही हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, एग्जाम जैसे 2.321758243
1 7 8 1 2 5 9 सो ऑन। इस तरह की कोई संख्या हो जाए जो कि दशमलव के बाद भी कोई आवृत्ति ना कर रही हो, ना तो विभाजित हो रही हो, ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। जब ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या है तो इसमें भाई तुम कोई भी परिमेय जोड़ दोगे, कोई भी परिमेय जोड़ दोगे, या हमेशा कहाँ लेके जाएगी? अपरिमेय लेके जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बने हैं कि अगर परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ा जाए तो संख्याएं क्या आएंगी। परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ा जाए तो संख्याएं क्या आएंगी। परिमेय के साथ परिमेय को जोड़ा जाए तो जवाब हमारा क्या आएगा, ठीक है। और अपरिमेय के साथ अगर अपरिमेय को जोड़ा जाए तो जवाब हमारा क्या आएगा। चलिए एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 संख्या है। ऑप्शन आपका A B C D। पहला ऑप्शन आपका है परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। आपके पास संख्या दी गई 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 संख्या है। यह जो दी गई संख्या है इसके बारे में बताना है, यह संख्या परिमेय है, यह संख्या अपरिमेय है, यह परिमेय अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। सोचो भाई क्या हो सकता है। सिंपल सा साधारण सी संख्या है, 2 आपकी एक परिमेय संख्या है, और मैंने अभी बताया अगर उसके साथ कोई संख्या अपरिमेय जोड़ दी जाए तो पूरी संख्या क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय आएगी, अपरिमेय आएगी। फिर से अगर कोई संख्या 2 है जो कि परिमेय है, इसमें से कोई अपरिमेय संख्या घटा दी जाए तो भी संख्या क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब जब दोनों संख्याएं अपरिमेय हो गई तो अभी मैंने बताया था जब अपरिमेय के साथ अपरिमेय का कोई भी क्रम किया जाए प्लस माइनस गुणा भाग तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। अतः हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो बीच में लगा है प्लस, भैया प्लस लगा दो, जोड़ो, 2 को 2 के साथ जोड़ दिया, कितना बन गया? 4 बन गया। ये धन 3 था, ये ऋण 3 था, कट गया। 4 कैसी संख्या है? 4 एक परिमेय संख्या है। 4 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कि किस्म के अंदर में आएगी? पूर्ण में भी आएगी, पूर्णांक में भी आएगी, और प्राकृतिक में भी आएगी। किस में आएगी? प्राकृतिक में भी आएगी। और जो इन तीनों में है वो सब क्या है? परिमेय के अंदर में आते हैं। तो यह संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से सवाल आपके पूछे जाएंगे। देखो पहले हम थ्योरी के बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपको जितने भी टॉपिक में डिस्कस किया रहूंगा सब हर एक टॉपिक पर पर्याप्त क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सीटेट के हिसाब से मैं सबको कराऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। पहले इसकी थ्योरी को, इसके बेसिक को समझिए। इतना बेसिक से किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जा रहा होगा कि आपको संख्या बताई जाए, संख्या के गुण बताए जाएं, संख्या के जो आपस में ऑपरेशंस हैं, जो उनकी क्रियाएं हैं, संक्रियाएं हैं, उन पे आधारित चीजों को बताया जाए, ये बहुत कम ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हम एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग मैथ को छोड़ चुके हैं या जो बीएड करने के बाद बाकी अनदर स्ट्रीम में चलेंगे फिर भी सीटेट देना चाह रहे हैं,
तो बहुत से लोगों का मैथ छूट जाता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उनके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इन्फिनिटी माइंड 9696 को जरूर सब्सक्राइब करें, या हमारी वेबसाइट www.infinitymind.online पे विजिट करें। यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपके सारे मैराथन, सारे प्रीवियस क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।